भूटान के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने थिम्पू में लोगों को किया संबोधित। कहा, भारत और भूटान के संबंध प्राचीन, नई उड़ान भर रहे हैं दोनों देशों के संबंध। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका। राउज एवेन्यू कोर्ट ने रिमांड पर सुनाया फैसला। कोर्ट ने ईडी को दी केजरीवाल की 6 दिन की रिमांड। ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति में अनियमितताओं को लेकर केजरीवाल को किया था गिरफ्तार। धन शोधन मामले में केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में किया था पेश। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली समेत देश भर में आप और अन्य दलों का प्रदर्शन। गिरफ्तारी को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश। कल पूरे हो जाएंगे धामी सरकार के 2 साल पूरे होने पर 19 सांगठनिक जिलों में आयोजित की जाएगी प्रेस वार्ताएं। पार्टी ने सभी नेताओं की सूची जारी की। और यूट्यूबर एल्विस यादव को मिली जमानत। 17 मार्च से जेल में बंद थे, 5 दिन बाद निकलेंगे बक्सर जेल से। ईश्वर विनय को भी मिली बेल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल की रिमांड मंजूर हुई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की कस्टडी रिमांड मंजूर की है। 6 दिन की ईडी कस्टडी रिमांड पर सीएम केजरीवाल को भेजा गया है। 28 मार्च तक रिमांड पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। आपको बता दें, 28 मार्च दोपहर 2 बजे केजरीवाल होंगे कोर्ट में पेश। तो दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी और अहम अपडेट आपको अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 28 मार्च तक रिमांड पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। 28 मार्च दोपहर 2 बजे केजरीवाल कोर्ट में पेश किए जाएंगे। तो इस वक्त ही ये बड़ी और अहम अपडेट, सीएम अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर कोर्ट ने मंजूरी दी है। 6 दिन की 6 दिन की रिमांड पर भेजे गए हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। 6 दिन की ईडी कस्टडी रिमांड पर सीएम केजरीवाल भेजे गए हैं। तो कोर्ट से यह झटका मिला है अरविंद केजरीवाल को। दिल्ली से अहम खबर, सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली, आपको बता दें, राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका मिला है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी कस्टडी की रिमांड मंजूर की है। 6 दिन की ईडी कस्टडी रिमांड पर सीएम केजरीवाल। 28 मार्च तक रिमांड पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। यह अहम अपडेट अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो कल ईडी ने पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लिया था और रात भर ईडी दफ्तर में रहने के बाद आज उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवीण गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल को यह उम्मीद थी कि कोर्ट से उनको राहत मिल सकती है, लेकिन कोर्ट ने 6 दिन की ईडी को कस्टडी दी है। क्या कुछ अहम अपडेट है? जी मैं आपको बता दूं, जब सुबह दोपहर को 2:30 बजे उनको लेके आया गया था, तभी उसके बाद से ही सुनवाई जारी हो गई थी, सुनवाई शुरू हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे समय निकलता गया, सुनवाई चलती रही। और मैं बता दूं आपको कि जब ईडी ने उनका 10 दिन का रिमांड मांगा था, तो उसके बाद में ईडी ने रॉयज एवेन्यू कोर्ट के अंदर एक 28 पन्नों की अपील दायर की थी, जिसको पढ़ने के बाद में ये कहा गया था कि अभी जो फैसला हमने लिया है, जो फैसला कोर्ट ने लिया है, उसको सुनिश्चित कर दिया गया है। लेकिन रिमांड की बात उस टाइम तक नहीं हुई थी। लेकिन जब 28 पेज की जो फाइल उन्होंने पढ़ी है, उसके बाद में उन्होंने 6 दिन का रिमांड उनको दिया है। अब 28 मार्च को उनको दोपहर को 2 बजे पेश होना होगा। और उसके बाद उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जब 6 दिन के रिमांड के लिए ईडी को सौंपा गया है, उसके बाद उसमें 23 मार्च को भगवंत मान आएंगे शहीदी पार्क के अंदर, और इंडिया गठबंधन के जो नेता है वो भी पहुंचेंगे वहां पर। सबसे अपील की जाएगी। और 24 तारीख को जो पीएम का 24 तारीख को पूरी दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, जहां जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, पीएम मोदी का पुतले दहन का कार्यक्रम रखा जाएगा। और उसी के साथ मैं बता दूं, 25 तारीख को होली का दिन है। विरोध में होली का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। जगह जगह मिलने जाएंगे सभी, देश में देश को बचाना है, ऐसा मानना है आम आदमी पार्टी का। और उसके साथ मैं आपको यह भी बता दूं, 26 तारीख को तानाशाही के खिलाफ पीएम हाउस का घेराव भी किया जाएगा। जी हाँ प्रवीण, अहम सवाल यह है कि जिस तरीके से काफी लंबी ये बहस चली और काफी लंबी बहस चलने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा और उसके बाद फैसला
आया कि 6 दिन की रिमांड केजरीवाल को मिली है। आपको बता दें इस दौरान इंडी गठबंधन की अगर बात करें तो इंडी गठबंधन और संयुक्त विपक्ष का डेलीगेशन भी पहुंचा था इस गिरफ्तारी के खिलाफ। इस पर कुछ अहम अपडेट सामने आया है। जी, इसमें जो अपडेट सामने आया है इंडिया गठबंधन के तरफ से, वो यही आया है कि उन्होंने पूरा कोशिश किया था कि ईडी से आज उनको बचा लिया जाए, उनको जमानत मिल जाए, लेकिन ईडी ने कुल 11 सवाल ऐसे रखे थे जिनका जवाब अरविंद केजरीवाल जी के पास नहीं था, और उसी के चलते, उन 11 सवालों के चलते ही अरविंद केजरीवाल जी को 10 दिन की बजाय 6 दिन का रिमांड ईडी को दिया गया है। जी प्रवीण, अहम सवाल यह है कि अब आम आदमी पार्टी का अगला कदम क्या होगा? जिस तरीके से अभी केजरीवाल ने इस्तीफा भी नहीं दिया है, सरकार किसके माध्यम से अब जो सरकारी कामकाज होते हैं वो कौन देखता नजर आएगा? जी, मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से अब अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको जेल भेज दिया गया है और 28 मार्च की डेट उनको दी गई है। ये बाकी के जो 6 दिन हैं, जो आने वाले 6 दिन है, उन दिनों तो वो जेल में ही रहेंगे, लेकिन जो गठबंधन की सरकार है और जो आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता है, कांग्रेस के दिग्गज नेता है, ये सभी कल शहीदी पार्क में इकट्ठा होंगे। 23 मार्च को ये सभी लोग शहीदी पार्क के अंदर इकट्ठा होंगे और लोगों से अपील करेंगे कि हमें देश को बचाना है, केजरीवाल को बचाना है, जो झूठे आरोप केजरीवाल पर लगाए गए हैं उनको मिटाना है। उसी के चलते आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता और कांग्रेस के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता वहां शहीदी पार्क में देखने को मिलेंगे। जी निश्चित रूप से प्रवीण, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अब 6 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है केजरीवाल को। ईडी रिमांड में 6 दिन रहेंगे केजरीवाल। 28 तारीख को उनको फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस उम्मीद में थे कि केजरीवाल को आज कोर्ट से राहत मिल जाएगी, लेकिन उनको 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। अब रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली से अगली खबर, लोकसभा उम्मीदवार मनोज तिवारी का बयान सामने आया है। जेल से गैंग चलते हैं, उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जेल से गैंग चलते हैं, सरकारें नहीं चलती हैं। मनोज तिवारी का ये बयान सामने आया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोकसभा उम्मीदवार भी हैं मनोज तिवारी। केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने की बात पर उनका बयान सामने आया है। और क्या कुछ कह रहे हैं मनोज तिवारी, सुनाते हैं आपको। कि अपने कर्मों से हुई है। और देखो, अरविंद केजरीवाल जी या उनके पार्टी के प्रवक्ता, आप बीजेपी को बीच में मत लाओ मेरे भाई बहन, क्योंकि बीजेपी कोर्ट नहीं है। मनीष सिसोदिया जी को बेल देना कोर्ट का काम है, बीजेपी का नहीं। संजय सिंह को बेल देना कोर्ट का काम है, बीजेपी का नहीं। कृपया दिल्ली की जनता को आप भ्रमित मत करिए। और अरविंद केजरीवाल खुद ही कूद के गए थे हाई कोर्ट में, जहां जस्टिस ने प्रूफ देखने के बाद यह कहा कि अभी तक यह शख्स बाहर क्यों घूम रहा है। ऐसी स्थिति में ये जो सत्ता से चिपकने की प्रवृत्ति दिख रही है, वो भी दिल्ली देख रही है। और मेरा फिर कहना है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ कोई हंसी मजाक नहीं है कि आप जेल से सरकार चला लेंगे। हमारे देश का संविधान इतना मजबूत है। कई सीएम गिरफ्तार हुए हैं जब वो सीएम थे, लेकिन गिरफ्तारी के पहले उनको दूसरा कोई कैंडिडेट सीएम बनाना पड़ा। आप अगर इसी जिद पे पड़े रहेंगे तो हमें लगता है कि कानूनन संविधान कोई और भी निर्णय लेगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में दिल्ली है जहां विकास की बात नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लूटने वाले आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं के इस साजिशों से दिल्ली घिरी पड़ी है। मैं आज के अवसर पे दिल्ली के लोगों को सिर्फ ये विश्वास दिलाता हुआ कि हम कोर्ट तो नहीं है, लेकिन हम करप्शन के खिलाफ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। चाहे अपराधी कितना भी बड़े पद पे हो, भ्रष्टाचारी कितने भी बड़े पद पे हो, हम बिना डर या पक्षपात के हम ऐसे लोगों की जांच के पक्षधर हैं। तो भाजपा नेता मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे। अब इस बीच
आपको बता दें, मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे, वो साफ तौर पर केजरीवाल पर हमला होते दिखाई दिए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। विधायक अनिल वाजपेयी का केजरीवाल पर बयान सामने आया है। विधायक ने केजरीवाल को बताया कि वो भ्रष्टाचारी हैं। आप पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की, तो आप पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है वाजपेयी ने। मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता केजरीवाल को, वाजपेयी, तो वाजपेयी की तरफ से यह बात कही गई है। विधायक अनिल वाजपेयी का केजरीवाल पर बयान सामने आया है। विधायक ने केजरीवाल को बताया भ्रष्टाचारी। आप पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है वाजपेयी ने, और उन्होंने केजरीवाल पर आरोप लगाया, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता केजरीवाल को, केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं। सभी पत्रकार बंधुओं को बनाए रखे, उनका परिवार खुशहाल। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर दिल्ली से है, जहां कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ है, जिसमें 30 से ज्यादा वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया है। सम्मानित होने वालों में के न्यूज संवाददाता प्रवेश शर्मा भी रहे। इस अवसर पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, जयप्रकाश अग्रवाल और सोमनाथ भारती के साथ कई दिग्गजों ने शिरकत की है। इसके अलावा मंदिर के महंत सुरेंद्र शर्मा ने अपील की कि हनुमान महोत्सव के दिन सरकारी अवकाश घोषित किया जाए। इसके लिए राज्यपाल व मुख्यमंत्री को पत्र भेजा जा चुका है। तो के न्यूज संवाददाता प्रवेश शर्मा को सम्मानित किया गया। प्राचीन हनुमान मंदिर में होली मिलन समारोह हो, इसमें के न्यूज के संवाददाता प्रवेश शर्मा को सम्मानित किया गया। समारोह में पत्रकारों का सम्मान किया गया और के न्यूज इंडिया के संवाददाता प्रवेश शर्मा को भी इसमें विशेष सम्मान मिला है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। फरीदाबाद से अगली खबर है। लोकसभा चुनाव के मध्य में पुलिस एक्शन मोड में नजर आई है। चेकिंग के दौरान हथियारों समेत 2 युवक गिरफ्तार हुए हैं। निशानदेही पर 2 अन्य आरोपियों को पकड़ा गया है। 5 देसी पिस्टल, 1 कट्टा, जबकि 40 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। तो यह हम खबर आपको दिखा रहे हैं फरीदाबाद से। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड पर भेजे जाने पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी न्याय प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। ईडी के समन भेजने पर केजरीवाल को अपना पक्ष रखना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्हें इस प्रकार से नोटिस मिला हो। इससे पहले भी बहुत लोगों को इस प्रकार से जांच का सामना करना पड़ा है। ये जो बॉन्ड खरीदने की बात सामने आई, ये इस बात से सामने है कि हम कितना चंदा लेते हैं वो पारदर्शी होना चाहिए। पहले क्या था, चंदे का पता ही नहीं था कि किसके पास कितना गया। तो ये सब लोगों का निर्णय था, केवल हमारा निर्णय नहीं था, ये सबका निर्णय था कि भाई इसमें पारदर्शिता आनी चाहिए। तो ठीक है, भले ही हमने कितना ही चंदा लिया, वो सबके सामने तो है चंदा जी। अब कांग्रेस ने जो लिया वो कांग्रेस का भी सामने है, कांग्रेस का कंपनी है, कांग्रेस ने भी लिया, उसने भी अन्य और पार्टियां उन्होंने कितना लिया, कहां चंदा लिया, तो उसमें पारदर्शिता आई बॉन्ड से। अगर मान लो कोई पार्टी समझती है कि इसमें और सुधार होना चाहिए, तो आने वाले टाइम में और भी सुधार हो सकते हैं इसमें। इस बीच फरीदाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। चेकिंग के दौरान हथियारों समेत 2 युवक गिरफ्तार हुए हैं। इस वक्त की यह बड़ी खबर फरीदाबाद से आपको दिखा रहे हैं। निशानदेही पर 2 अन्य आरोपियों को पकड़ा गया है। 5 देसी पिस्टल, 1 कट्टा, 40 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं।
तो फरीदाबाद से यह अहम खबर, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। चेकिंग के दौरान हथियारों समेत 2 युवक गिरफ्तार हुए और उनकी निशानदेही पर 2 अन्य युवकों की भी गिरफ्तारियां हुई हैं। तो कुल मिलाकर 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से पिस्टल, 40 जिंदा कारतूस भी बरामद हुई हैं। 19 मार्च को क्राइम ब्रांच डीएलएफ की टीम को गश्त के दौरान सूचना मिली थी कि ग्रीनफील्ड एरिया के अंदर कुछ संदिग्ध युवक हैं जो घूम रहे हैं और उनके पास अवैध हथियार होने की सूचना थी। क्राइम ब्रांच डीएलएफ इंचार्ज इंस्पेक्टर संदीप की अध्यक्षता के अंदर एक टीम बनाई गई और उन्हें चेकिंग के लिए जब भेजा गया तो एक सेंट्रो गाड़ी वहां पे संदिग्ध नजर आई, जिसकी चेकिंग के दौरान उसके अंदर 2 युवक थे जो सवार थे, जिनमें से एक का नाम राहुल और एक का नाम कपिल था। दोनों आरोपियों से चेकिंग के दौरान 3 देसी पिस्टल और 1 देसी कट्टा जो है वो बरामद किया गया और साथ में 3 जिंदा राउंड जो थे वो भी उनसे बरामद किए। देश की बात में अगली खबर डिंडोरी से है, जहां जिले के शाहपुरा में जमीनी विवाद को लेकर विधवा महिला पर कुछ लोगों के द्वारा केरोसिन डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। पीड़ित महिला ने शाहपुरा थाना पहुंचकर इसकी पुलिस से शिकायत की। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित महिला ने शासन प्रशासन से न्याय की गुहार भी लगाई है और आरोपित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। मेरे में झाड़ू लगाता था उठ के, मेरे को पता नहीं कि मेरे लिए मारने आ रहा है। 3-3, 4-4 घंटे रमू आज फोन करके अपने बहू बेटन के 13 बार से बुला लिया। बुला के बाद में क्या कर रहे हो कि मेरे को पटक दिया। पटके के बाद में खूब मारा भी, घूसा मुक्का मारा है, लठी नहीं मारा है। और वो फिर मट्टी तेल ला के बाल तान के खींच के मेरे को घसीले के बाद में मेरे को तो मट्टी तेल छोड़ दिया। का प्रकरण 145 का एसडीएम महोदय के इधर जो चल रहा है प्रशांति भंग होने के लिए, ये पड़ोसी के जो लोग हैं रम्मू वगैरह के द्वारा इनको बार बार प्रताड़ित किया जाता है, इनके मकान को लेकर प्रताड़ित किया जाता है। इस विषय को लेकर 145 का जो धारा के तहत हमने एक आवेदन प्रस्तुत किया है एसडीएम महोदय के इधर। इसके पूर्व मैंने कई बार बताई है कि इसके साथ मारपीट किया जाता है। तो देश की बात में अब छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं। सर्वर डाउन रहने से मशीन से परेशान उपभोक्ता ग्राम इंजरम के उचित मूल्य की दुकान का ये मामला है। सुकमा से ये खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। राशन समय पर ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। तो ग्राम इंजरम के उचित मूल्य की दुकान का ये मामला, जहां पर समय से राशन ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। राशन के लिए 1 सप्ताह तक चक्कर लगाना पड़ रहा है। तो सुकमा से अहम खबर, सर्वर डाउन रहने से मशीन से परेशान है उपभोक्ता, उनको समय पर राशन मिल नहीं पा रहा है। ग्राम इंजरम के उचित मूल्य की दुकान का यह पूरा मामला है। राशन समय पर ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है, जिससे ग्रामीण परेशान नजर आ रहे हैं। राशन के लिए 1 सप्ताह तक चक्कर लगाना पड़ता है। तो सुकमा से अहम खबर, सर्वर डाउन रहने से मशीन से परेशान है ग्रामीण। उपभोक्ताओं को राशन नहीं मिल पा रहा है समय से, 1 सप्ताह चक्कर काटने पड़ते हैं। तो देश की बात में अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल होनी है। तो इस बैठक में तय होंगे यूपी की 24 सीटों के प्रत्याशियों के नाम। ये मोदी की मौजूदगी में ये बैठक होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे इस बैठक में मौजूद। वहीं गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की कल बैठक होनी है। इस बैठक में तय होंगे यूपी की 24 सीटों के प्रत्याशियों के नाम। इस बैठक में पीएम मोदी की मौजूदगी रहेगी। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल होनी है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के 24 लोकसभा सीट के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होना है। पीएम मोदी की मौजूदगी में यह बैठक होगी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री
आपको बता दें योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहेंगे। तो पीएम मोदी की मौजूदगी में ये बैठक कल होनी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। और संदीप मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, बीजेपी चुनाव समिति की कल अहम बैठक होनी है जिसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और योगी इस बैठक में शामिल रहेंगे ऐसा बताया जा रहा है। 24 सीटों के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है, क्या कुछ अहम अपडेट है? देखिए, बिल्कुल कल जिस तरीके से दिल्ली में होने वाली ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए बताई जा रही है क्योंकि लोकसभा का चुनाव नजदीक है और लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से सीटों के मंथन पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं और उसी तर्ज की अगर बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण बैठक होगी क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो कमान है वो वहां पे मौजूद रहेगा। तो यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस बैठक में मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ में संगठन मंत्री मौजूद रहेंगे। इसके साथ दोनों डिप्टी सीएम वो मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष वो मौजूद रहेंगे। तो साफ माना जा रहा है जिस तरीके से कल की होने वाली ये बैठक काफी महत्वपूर्ण होगी और इसमें साफ तौर पे कई ऐसे नाम होंगे जिन नामों पर लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी चर्चा कर रही है और उसी नाम को लेकर के लगातार जो है बैठकों का दौर जो है वो शुरू होगा। यानी कि इससे पहले की हुई जो 18 मार्च को जो दिल्ली में कल जो बैठक होगी इसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। यानी कि 24 सीटें हैं जिनको उम्मीदवार तय होना है। लगभग अब तक 51 उम्मीदवारों की सूची जो है भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दिया है। 2 सीटें जो है वो रालोद को दिया है, 1 सीट अगर की बात करें तो बसपा को दिया गया है। अब बाकी हुई जो 2 सीटें हैं वो अपना दल एस के पास में है। तो यानी कि अब भारतीय जनता पार्टी के बाद टोटल 24 सीटें बचती हैं। इन 24 सीटों का मंथन है वो तेजी से हो रहा है। यूपी की अगर लोकसभा सीटों की अगर हम बात करते हैं तो 80 सीटें महत्वपूर्ण है, इनमें से 24 सीटों का फैसला जो है वो होना बाकी है। जी संदीप, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कल बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होनी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इसमें सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर। राजधानी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। शहीद पथ पर हुआ सड़क हादसा। हादसे में 3 गाड़ियां आपस में टकराई हैं। किसान बाजार के पास शहीद पथ पर यह हादसा हुआ है। हादसे में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। विभूति खंड थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। तो शहीद पथ पर यह हादसा हुआ है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर है। बसपा के एक और उम्मीदवार की घोषणा हुई है। मोहनलालगंज से चुनाव लड़ेंगे मनोज प्रधान। बसपा से जिला पंचायत का लड़ चुके हैं चुनाव। लालपुर से प्रधान रहे राजेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान। तो बसपा ने एक और प्रत्याशी की घोषणा की है। बसपा से जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुके हैं। लालपुर से प्रधान रहे राजेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर। बसपा के एक और उम्मीदवार की घोषणा हुई है। मोहनलालगंज से चुनाव लड़ेंगे मनोज प्रधान। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर की। खबर बहराइच से है, जहां पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व रूपेंद्र कुमार गौड़, क्षेत्राधिकारी कैसरगंज के कुशल निर्देशन व करुणाकर पांडे, प्रभारी निरीक्षक फखरपुर के कुशल नेतृत्व में थाना फखरपुर पुलिस टीम द्वारा वजीरगंज तिराहे पर वाहन चेकिंग करते हुए उप निरीक्षक राज नारायण त्रिपाठी व शैलेंद्र कुमार के द्वारा थाना फखरपुर से संबंधित 10,000 के इनामी अभियुक्त
अलीम पुत्र मोहम्मद अली उर्फ जब्बर निवासी कंदोसा पूर्वा थाना बौंडी को अवैध असलहा व 2 जिंदा 12 बोर कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। इसके बाद फखरपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया। वहीं चुनाव के दृष्टिगत थाना प्रभारी करुणाकर पांडे द्वारा लगातार चेकिंग अभियान और कॉम्बिंग कर अपराधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। फर्रुखाबाद के जनपद न्यायाधीश विनय कुमार, तृतीय जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक विकास कुमार व सीजीएम घनश्याम शुक्ला द्वारा संयुक्त रूप से फतेहगढ़ स्थित केंद्रीय कारागार व जिला कारागार का त्रैमासिक निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाएं देखी गईं। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा जेल अस्पताल में भर्ती कैदी बंदियों को उनकी स्वास्थ्य की जानकारी ली एवं जेल में कैदियों को मिल रहे भोजन की गुणवत्ता की जानकारी ली तथा जेल बेकरी में बंदियों द्वारा बनाए जा रहे बिस्कुटों को अधिकारियों ने स्वयं खाकर चेक किया। बंदियों द्वारा बनाए गए प्राकृतिक हर्बल गुलाल के बारे में जानकारी की गई है। जेल में श्रम करने वाले बंदियों को 4,81,000 रुपए के पारिश्रमिक चेक वितरित किए गए। महिला बंदियों को हाइजीन किट वितरित की गई। निरीक्षण के दौरान जेलर अखिलेश कुमार, उप कारपाल अवनीश कुमार, वैभव कुशवाहा, मुकेश गौड़, सरोज देवी, कृष्ण कुमारी आदि कर्मचारी उपस्थित रहे। करीब 25-30 बंदियों को पारिश्रमिक वितरण किया गया। आज कारागार का त्रैमासिक निरीक्षण था जिसमें जिला जज साहब, जिलाधिकारी महोदय साहब, पुलिस अधीक्षक साहब ने जो है जेल का संयुक्त निरीक्षण किया था। 4,81,000 के पारिश्रमिक के चेक विभिन्न बंदियों को वितरित किए गए जिन्होंने अपने परिवारीजनों के नाम से चेक कटवाई थी। वो चेक आज वितरित की गए हैं। बंदियों किन किन रोजगार से ये पैसा कमाया, किस तरह? बंदी हमारे कई तरीके के रोजगारों में लगे हैं, जैसे खाना बनाते हैं, कुछ लोग ओडीओपी के अंतर्गत जो है प्रिंटिंग का काम करते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग का। कुछ लोग ओजेओपी के अंतर्गत हमारे यहाँ एलईडी बल्ब बनाते हैं। 2 तरीके के बल्ब बनते हैं, एक सादा बल्ब है और एक रिचार्जेबल बल्ब है। वो बल्ब बनाते हैं, उनसे उनको रोजगार मिलता है और विभिन्न कृषि के कामों, कृषि कार्य भी करते हैं और जो जेल में रोजमर्रा के छोटे मोटे काम होते हैं उनको भी मिलते हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अंबाला से है जहां राज्य मंत्री असीम गोयल ने केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अगर वो सच्चे थे तो ईडी की पहली नोटिस पर क्यों नहीं पेश हुए। अब वो अपनी बेगुनाही साबित करें। केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए राज्य मंत्री असीम गोयल ने कहा कि ये अपने वोट बैंक को बचाने के लिए देश की सुरक्षा को भी दांव पर लगा सकते हैं। अगर केजरीवाल फर्जीवाल नहीं है तो कोर्ट में अपनी बेगुनाही साबित क्यों नहीं करते। 10 कम से कम नोटिस, मैं तो मानता हूं कि अगर जो आदमी सच्चा होता पहले नोटिस पे जाके कहता कि भैया ये मेरे फैक्ट्स हैं और ये मैं खड़ा हूं, अगर मेरे में कोई कमी नजर आती है तो पहले दिन से न डरते। 10 नोटिस, एक एजेंसी के 10 नोटिस जाना, और कोई ईडी के पास अगर कोई सबूत होगा तो माने कोर्ट में ईडी को प्रूव करना पड़ेगा। कोई बिना सबूत के या कोई गलत अगर इलविल से उठाया भी है तो ईडी को भी पता है कि हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। केजरीवाल जी अपनी बेगुनाही के सबूत जुटाएं, अपनी बेगुनाही साबित करें। भारतीय जनता पार्टी ने कभी ना बदले की राजनीति की है, ना भारतीय जनता पार्टी इस चीज में विश्वास रखती है। हाँ, अगली खबर उत्तर प्रदेश के बागपत से है जहां लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण 26 अप्रैल को चुनाव होने हैं। आपको बता दें चुनाव को लेकर पहले ही भाजपा और आरएलडी गठबंधन ने डॉक्टर राजकुमार सांगवान को प्रत्याशी बनाया है और सपा से मनोज चौधरी मैदान में है। बसपा ने कार्यकर्ता सम्मेलन में एडवोकेट प्रवीण बंसल के नाम की घोषणा की है। प्रदेश प्रभारी शमसुद्दीन राय ने उनके नाम का ऐलान किया है। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बधाई के लिए। प्राथमिकता केवल जो है सबसे बड़ी प्राथमिकता महंगाई की है। मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आज तक नहीं आए। भाजपा की सरकार में महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। दूसरा चीज क्या है, भाजपा की सरकार होते हुए, सांसद भाजपा का होते हुए, मंत्री होते हुए इस क्षेत्र के अंदर कोई बड़ा कोई स्कूल, कोई स्वास्थ्य के लिए इन्होंने बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया हो।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मथुरा और वृंदावन की होली दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ 40 दिन तक होली मनाई जाती है। त्योहार की शुरुआत बसंत पंचमी के दिन से शुरू हो जाती है, जो होली के दिन तक चलती है। माना जाता है कि गोकुल में भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता है। यहाँ की छड़ी मार होली मशहूर है। के द्वार मची होरी बाबा नंद के द्वार। मथुरा और वृंदावन का जुड़वां शहर उत्तर प्रदेश के ब्रज में पड़ते हैं। यहाँ की होली दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ 40 दिन तक होली मनाई जाती है। त्योहार की शुरुआत बसंत पंचमी के दिन से होती है, जो होली के दिन तक चलती है। माना जाता है कि मथुरा जिले में पड़ने वाले गोकुल में भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता था। यहाँ की छड़ी मार होली मशहूर है। यहाँ का सब जो आनंद है वो बैकुंठ में नहीं है। यहाँ जो आनंद आ रहा है ना वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। यहाँ क्या है, बाल कृष्ण की होली होती है। यहाँ अनुभूति हो रही है कि मतलब ये वाला सुख आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं आज राधा रानी बनी हूँ, अपने गोपाल के लिए होली खेल रही हूँ। आज मेरे गोकुल में छड़ी मार होली होती है। छड़ी मार होली में महिलाएं चंचलता के साथ साथ धीरे धीरे पुरुषों पर छड़ियों से वार करती हैं। ये परंपरा भगवान श्री कृष्ण की एक कहानी से जुड़ी है। बचपन में वे राधा और उनकी सहेलियों को पानी लाने पर परेशान करते थे। उन्हें छोटी टहनियों से पीटकर भगाया जाता था। उसी समय से होली के दौरान ये परंपरा निभाई जा रही है। बहुत आनंद आ रहा है। हमारे ब्रज में बड़ी उत्सव से गोकुल में होली मनाई जाती है और हमारे ये द्वापर युग से ही परंपरा है गोकुल में होली मनाने की, क्योंकि यहाँ गोपियाँ जल भरने आती थी। तो यहाँ पे क्या है, भगवान ब्रज की रस को लेके गोपियों में मारते। पेड़ पौधों की जो टाहनियाँ होती है उनको तोड़ के गोपियाँ भगवान के पीछे भगती थी। भगवान छोटे इसलिए धीमे धीमे मारती है, इसलिए छड़ी मार होली खेली जाती है। यहाँ भगवान का बाल स्वरूप है, बच्चे का स्वरूप है। सब जगह बड़े लट्टू से होली होती है और यहाँ छोटी छड़ी से होली होती है। और ये प्यार की मार है। ये मार लगने से अपन के पाप सब दूर होते हैं और ऐसो प्रेम के लिए ब्रह्मा जी भी तरसे। हर साल गोकुल के पुरुष, महिलाएं और बच्चे छड़ी मार होली का बेसब्री से इंतजार करते हैं। हम लोग तैयार होते हैं और इस होली के लिए बहुत दिनों से इंतजार सा रहता है कि कब छड़ी मार होली आएगी, हम लोग खेलेंगे। और भगवान के यहाँ खेल के बहुत ही आनंद आता है और छोटी छोटी छड़ियों से खेलते हैं, क्योंकि हमारे भगवान जो थे बाल स्वरूप में थे और बाल स्वरूप के कारण हम छोटी छड़ियों से ही होली खेलते हैं। गीत, नृत्य, चंचल, हंसी मजाक और रंगों के बीच छड़ी मार होली पूरे दिन मनाई जाती है। इस अनोखे त्योहार का लुत्फ उठाने हर साल देश विदेश से करोड़ों सैलानी गोकुल पहुंचते हैं। ब्रज में होली का अपना महत्व है ही। कृष्ण ने राधा और सखियों के संग होली खेली है। गोकुल में ये महत्वपूर्ण तरीके से मनाई जाती है और विश्व प्रसिद्ध तौर पर इसे छड़ी मार होली के रूप में जाना जाता है। जैसे जैसे प्रचार प्रसार होता जा रहा है, भक्तजनों की संख्या बढ़ती जा रही है और उस हिसाब से पिछली बार से इस बार ज्यादा व्यवस्थाएं की गई है। कुछ दिनों बाद होली खत्म हो जाएगी। गोकुल के लोगों का कहना है कि वे अभी से अगले साल आने वाली होली का इंतजार कर रहे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। इस साल होली के त्योहार से पहले बाजार में पिचकारियों और रंगों और गुलालों से गुलजार हैं। पूरा बाजार इस वक्त गुलाल और रंगों से गुलजार है। हर किसी की दिलचस्पी इस बात में जरूर होगी कि आखिर रंगों के इस त्योहार की शुरुआत कैसे हुई। मशहूर इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की उर्दू अकादमी के पूर्व निदेशक राहत अबरार होली के सफर को याद दिलाते हैं। हबीब के मुताबिक पिस्टन लगी हुई सिरिंज जैसी पिचकारी का इस्तेमाल उत्तर भारत से पहले दक्षिण भारत में पहली बार किया गया था। ये रिपोर्ट देखिए। इस साल होली के त्योहार से पहले बाजार पिचकारियों, रंगों और गुलाल से गुलजार है।
हर किसी की दिलचस्पी इस बात में जरूर होगी कि आखिर रंगों के इस त्योहार की शुरुआत कैसे हुई। मशहूर इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की उर्दू अकादमी के पूर्व निदेशक राहत अबरार होली के सफर को याद दिलाते हैं। इरफान हबीब के मुताबिक पिस्टल लगी हुई सिरिंज जैसी पिचकारी का इस्तेमाल उत्तर भारत से पहले दक्षिण भारत में पहली बार किया गया था। कि दक्कनी पेंटिंग में जो दक्कन मतलब इसकी महाराष्ट्र और तेलंगाना के एरिया में की जो पेंटिंग है उसमें तो ये 16वीं शताब्दी से हमने मिलने लगी, लेकिन मुगल पेंटिंग में ये 17वीं शताब्दी से कोई जहांगीर के ज़माने से हमको ये मिलती है। तो सर कह सकते हैं कि जहांगीर के ज़माने में बांस की यानी लकड़ी की पिचकारी का इस्तेमाल किया जाता था? नहीं, लकड़ी की नहीं थी, मेटल की थी। हबीब बताते हैं कि होली पर एक दूसरे पर रंग डालने के लिए जानवरों की सींग का भी इस्तेमाल किया जाता था। उनके मुताबिक इसी परंपरा से वो पिचकारी निकली जिससे आज के दौर में होली खेली जाती है। हाँ, होली का जिक्र तो वैसे ही मिलता है जैसे आजकल है। मुगल बादशाहों में जैसे मैंने कहा, मैंने पेंटिंग मोहम्मद शाह की तो देखी है होली खेलते हुए, लेकिन अकबर और जहांगीर के ज़माने में क्या होता है कह नहीं सकते। आमतौर से यही होता था कि राजा महाराजाओं के इस पे पाथरे पर रंग उनके जो दरबारी होते थे लगा देते थे। वहीं अबरार बताते हैं कि कैसे मुगलों ने हिंदुस्तानी पूजा पाठ और रीति रिवाजों को अपनाया। बगलिया में उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की रस्में रीति रिवाजों को अपनाया। यही नहीं बल्कि बहुत सी जगह तो ये तक हुआ, बहादुर शाह जफर ने भी और फिर उसके बाद अलीगढ़ में भी सर सैयद ने गाय के गोश्त पर पाबंदी लगा दी थी, गाय की कुर्बानी पर पाबंदी लगा दी थी। हालांकि सरकारी तौर पर कोई पाबंदी नहीं थी, उसके बावजूद। राहत अबरार ने रूमानी शायर मौलाना हसरत मोहानी का जिक्र किया, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्हें इंकलाब जिंदाबाद जैसे शब्द गढ़ने के लिए जाना जाता है। वो बुनियादी तौर पर रोमानी शायर थे और उनको रोमांटिक इश्क था और कृष्ण को वो अपना बिल्कुल वो है मानते थे। और उन्होंने एक शेर भी है, हसरत की भी कबूल मथुरा में हाजिरी। तो वो उनके यहाँ रंगों का कोई वो नहीं है कि भाई जो ठीक है होली का रंग है, अब जो मैं जोहर की नमाज का वक्त हो गया तो नमाज भी पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि मौलाना भी थे वो मौलाना हसरत मोहानी और फ्रीडम फाइटर थे। इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर उनके दस्तखत मौजूद है। हसरत मोहानी के साहित्य में भगवान कृष्ण के लिए अपार प्रेम और श्रद्धा साफ तौर पर दिखती है। होली का त्योहार इस साल 25 मार्च को मनाया जाएगा। इस बीच दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर, दिल्ली कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के लिए गठित की है समिति। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर, 2 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इसमें सुरजेवाला का नाम सामने आया है। आपको बता दें 2 नाम सामने आए हैं। समिति में रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम है। इसके अलावा मनीष चतरथ को भी सदस्य बनाया गया है। 2 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। चुनाव दौरे और समन्वय का जिम्मा इन दोनों लोगों को सौंपा गया है। तो कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के लिए गठित की समिति, 2 सदस्यीय यह समिति गठित की गई है। तो लोकसभा चुनाव के लिए यह समिति गठित की गई है। समिति में रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम शामिल है, वहीं मनीष चतरथ का भी नाम सामने आया है। कांग्रेस ने चुनाव प्रचार समिति का गठन किया। 2 सदस्यीय समिति का गठन कांग्रेस पार्टी ने किया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर दिल्ली से आप अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। समिति में रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम शामिल है, वहीं मनीष चतरथ का भी नाम इस लिस्ट में है। और प्रवेश शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवेश, कांग्रेस ने अपने 2 सदस्यीय समन्वय समिति की ये घोषणा कर दी है। 2 नाम उसमें सामने आए हैं, एक रणदीप सिंह सुरजेवाला और दूसरा नाम सामने आया है मनीष चतरथ का। क्या कुछ अहम अपडेट है? ये 2 अहम नाम कांग्रेस ने घोषित किए हैं।
बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है और उसको लेकर हर पार्टी तैयारियां कर रही है। विशेष रूप से अब कांग्रेस ने जो है अपनी 2 सदस्यीय की कमेटी का गठन किया है, जिसमें रणदीप सुरजेवाला के साथ मनीष दशरथ का नाम है। और सीधे तौर पर मैं बता दूं, ये जो समिति का गठन किया गया है, ये लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी रणनीति तैयार करेगी। किस तरीके का कैंपेन करना है, किस तरीके से जो है अपने अपने क्षेत्र में जाकर अपनी जनता से संवाद साधना है, उनसे जुड़ना है, क्या क्या उनको रणनीति बनानी है, उसका एक रूपरेखा तैयार करेगी। और मैं सीधे तौर पर बता दूं कि कांग्रेस जहां जहां अपने इंडिया गठबंधन का चुनाव लड़ेगी, वहां पर भी ये समिति मुख्य रूप से काम करेगी। और सीधे तौर पर मैं बता दूं कि लोकसभा चुनाव को लेकर ये पूरी जो है रणनीति तैयार की गई है और गठन की जो जिम्मेदारी है वो रणदीप सुरजेवाला और मनीष दशरथ को दी गई है। जी हाँ प्रवेश, अगर बात की जाए रणदीप सुरजेवाला को ये अहम जिम्मेदारी दी गई है लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस में काफी पुराने नेता माने जाते हैं। पहले उन्होंने मीडिया का प्रभार भी देखा था और उसके बाद वो प्रवक्ता के रूप में भी रहे, लेकिन अब उनको नई जिम्मेदारी दी गई है। कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से जो है उन पर एक भरोसा जताया गया है। और सीधे तौर पर मैं बता दूं कि कांग्रेस जो है अब चुनाव की जो तैयारियां हैं वो कर चुकी है। नाम घोषणा के कुछ नाम अभी बकाया जरूर है, लेकिन उनके साथ साथ जो उनको जो आगे का जो जनता से संवाद करना है, हर राज्य में जो जुड़ने की जो रणनीति है, वो ये 2 सदस्यों की जो समिति बनाई है ये रूपरेखा तैयार करके देगी। और उसके बाद जो उम्मीदवार है वो उस पर चलेंगे और सीधे तौर पर जो है जनता से संवाद कर इस चुनाव की जो जंग है वो लड़ेंगे। निश्चित रूप से प्रवेश, आपका बहुत शुक्रिया इस अहम अपडेट के लिए। तो आपको बता दें 2 सदस्यीय समिति का गठन कांग्रेस पार्टी ने की है। 2 नाम सामने आए हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला और मनीष चित्रथ। ये दोनों नाम लोकसभा चुनाव के दौरान ये रणनीति तय करेंगे। अब बात करेंगे गुजरात की होली की। गुजरात से जहां के दाहोद में वैष्णव समुदाय की महिलाओं ने होली रसिया कार्यक्रम में पूरी रात फूल और भगवा प्रसाद के साथ नाचते और गाते हुए होली मनाई। इस कार्यक्रम में 300 से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान फूलों की पंखुड़ियों की बारिश की गई और फागुन के महीने और होली के त्योहारों से जुड़े गीत भी गाए गए। रिपोर्ट देखिए। गुजरात के दाहोद में वैष्णव समुदाय की महिलाओं ने होली रसिया कार्यक्रम में पूरी रात फूल और फगवा प्रसाद के साथ नाचते और गाते हुए होली मनाई। इस कार्यक्रम में 300 से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान फूलों की पंखुड़ियों की बारिश की गई और फागुन के महीने और होली के त्योहार से जुड़े गीत गाए गए। ये होली का त्योहार हम हर वर्ष 40 दिन मनाते हैं और उसमें फूल फाग और गुलाल और फूलों से हम होली खेलते हैं। ये त्योहार ब्रज का बहुत महत्व का त्योहार है। ब्रज में बरसाने में जिस तरह त्योहार मनाया जाता है उसकी झलक हर वैष्णव मंदिरों में, पुष्टि मार्गीय मंदिरों में दिखाई देती है। इस त्योहार में छोटे बड़े सब आनंद लेते हैं और खूब उत्साहपूर्वक होली का पर्व मनाते हैं। लोगों का मानना है कि पलाश के पेड़ की फूलों से निकाले गए रंग और होली के उत्सव में इस्तेमाल होने वाला फगवा प्रसाद न सिर्फ पारंपरिक है बल्कि औषधि के तौर पर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। जो केसुड़ा आता है वो केसुड़ा इस ऋतु में पूर्वार में खिलता है और केसुड़ा से जो अब स्नान करते हैं, नहाते हैं, रंगों की बौछार उड़ाते हैं, तो केसुड़ा से जो चर्म रोग होता है वो नहीं होता है। और फगुआ जो हम उपयोग में लेते हैं, धानी, चना, खजूर और कोपरा, तो उससे हमारा पूर्वजों की परंपरा से उसमें जो धान आते हैं तो उससे कफ नहीं होता है और कफ का नाश होता है। दाहोद में लोग बसंत पंचमी के तुरंत बाद होली मनाना शुरू कर देते हैं, जिससे ये त्योहार 40 दिनों तक चलता है। होली का त्योहार इस साल देश भर में 25 मार्च को मनाया जाएगा। तो देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बीच मध्य प्रदेश के डिंडोरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। यात्रियों से भरी बस पलटी है, 25 लोग घायल हुए हैं। डिंडोरी से इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के डिंडोरी से यह बड़ी खबर। हादसे में 4 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है।
विक्रमपुर सीएससी में घायलों को भर्ती कराया गया है, जिसमें 4 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। चिचरिंगपुर गांव के पास यह हादसा हुआ है, 25 लोग कुल घायल बताए जा रहे हैं। तो डिंडोरी से यह अहम खबर, यात्रियों से भरी बस पलटी है। इस दौरान 25 लोग इस दुर्घटना में घायल हुए हैं, जिसमें 4 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी से इस वक्त की यह बड़ी खबर, विक्रमपुर सीएससी में घायलों को भर्ती कराया गया है। आपको बता दें 4 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। चिचरिंगपुर गांव के पास यह हादसा हुआ है। तो मध्य प्रदेश के डिंडोरी से इस वक्त की यह बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यात्रियों से भरी बस पलटी है, 25 लोग इस दुर्घटना में घायल हुए हैं। वहीं घायलों में 4 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। विक्रमपुर सीएससी में सभी घायलों को भर्ती कराया गया है। 4 घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। चिचरिंगपुर गांव के पास यह हादसा हुआ है। तो इस वक्त की अहम खबर मध्य प्रदेश के डिंडोरी से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यात्रियों से भरी बस पलटी है, यात्री बस ये पलटी है, जिसमें 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। कुल मिलाकर 25 यात्री घायल हुए हैं। सभी घायलों को विक्रमपुर सीएससी में भर्ती कराया गया है। 4 घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर डिंडोरी से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यात्रियों से भरी बस पलटी है, 25 यात्री इस दुर्घटना में कुल मिलाकर घायल हुए हैं। हादसे में 4 यात्रियों की हालत भी गंभीर बनी हुई है। बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। विक्रमपुर सीएससी में घायलों को भर्ती कराया गया है। तो यह बड़ी दुर्घटना हुई है। चिचरिंगपुर गांव के पास यह हादसा हुआ है, जहां यात्री बस के पलटने से 25 लोग घायल हुए हैं। 4 यात्री गंभीर बने हुए हैं। विक्रमपुर सीएससी में सभी घायलों को भर्ती कराया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दुर्गेश साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, बस दुर्घटना का शिकार हुई है, 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें 4 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। कैसे यह हादसा हुआ है? जी मैं ये बता दूं कि बस जो कि चिचरिंगपुर गांव से पाकर बघर्रा जा रही थी, इसी दौरान चिचरिंगपुर गांव के पास 17 लोग यात्रियों से बस भरी पलट गई, जिससे कि 17 लोग घायल हो गए, जिसमें से 4 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दुर्गेश, अभी किसी के हताहत होने की खबर तो सामने नहीं आई है? नहीं, अभी तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। 4 गंभीर हालत में है अभी। दुर्गेश, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। दुर्गेश, ये बस दुर्घटनाग्रस्त कैसे हुई? जी अचानक अनियंत्रित हो गई, बेकाबू हुई, इस दौरान बस पलट गई। दुर्गेश, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें डिंडोरी से इस वक्त की बड़ी खबर, यात्री बस के पलटने से 25 लोग घायल हुए। कुल मिलाकर 4 घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें विक्रमपुर सीएससी में सभी घायलों को भर्ती कराया गया। 4 यात्रियों की जिसमें हालत गंभीर बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर। तो देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।